Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. Today we are going to discuss the current affairs for 11th of March 2019. तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इवॉल्व द नेशनल कॉन्शियसनेस एज अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट। तो आपके ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन है, हु इवॉल्व द नेशनल कॉन्शियसनेस एज अ फॉर्मल कॉन्सेप्ट एंड ऑप्शंस आपके सामने हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। ऑप्शंस हैं कालसी, दूसरा ऑप्शन है रूमिन देई, थर्ड ऑप्शन इज स्पेशल कलिंगा एडिक्ट या फोर्थ मास्की। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ द ईयर 1994, 1995, 1996 या फिर 1997। एक क्वेश्चन जो मेंस के हिसाब से है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर भी लिख सकते हैं, वो है, प्रोवाइडिंग 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल गिमिक्री देन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। कमेंट। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जो आज सबसे पहली न्यूज़ थी, वो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है लोकसभा पोल्स फ्रॉम अप्रैल 11 टू मई 19। तो देख लेते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में क्या क्या न्यूज़ थी। तो सबसे पहले ये जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं वो कौन सी लोकसभा के लिए हैं, वो 17th लोकसभा। सो वी विल बी इलेक्टिंग अवर 17th लोकसभा इन 2019 एंड इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 7 phases। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्शन विल बी हेल्ड इन 7 phases। उसके बाद जो इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू इफेक्ट विद अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ये देख लेते हैं कि व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन। तो इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज और उनके कैंडिडेट्स कैसे कैंपेनिंग करेंगे, क्या चीज़ें अपने स्पीच में इंक्लूड करेंगे और क्या नहीं करेंगे, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी या मिनिस्टर्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, ये सारा जो मेंशन करता है उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज एग्रीड टू बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन 1968 and was put to effective use by election commission in 1991 to ensure level playing field। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जो कंसेंसस या आम सहमति है वो बन गई थी 1968 में एंड वो सबसे पहले यूज़ किया गया था 1991 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इस आर्टिकल में एक न्यूज़ थी वो इंपॉर्टेंट ये है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस विल बी हेल्ड फॉर 4 स्टेट्स। साइमल्टेनियस इलेक्शंस मतलब लोकसभा एंड जो असेंबली इलेक्शंस हैं फॉर स्टेट असेंबलीज विल बी हेल्ड टुगेदर। तो वो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। एक और फैक्ट जो इस बार ध्यान रखिएगा कि अराउंड 900 मिलियन पीपल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इन दिस जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो ये है 900 मिलियन पीपल, इट मीन्स अराउंड 90 करोड़ पीपल विल बी वोटिंग इन 2019 जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा। तो ये न्यूज़ हो गई लोकसभा पोल्स फ्रॉम अप्रैल 11 टू मई 19। आगे बढ़ते हैं। इसी पे जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसका टाइटल है द मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस ऑफ F103। यहाँ पे जो हमको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ओरांग नेशनल पार्क। तो इसकी लोकेशन याद रखिएगा, ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। कहाँ पे लोकेटेड है तो ध्यान रखिएगा, ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम एंड ओरांग इज अ टाइगर रिजर्व ऑल्सो। ये ध्यान रखिएगा, ओरांग नेशनल पार्क के अलावा टाइगर रिजर्व है एंड इट इज ऑल्सो प्राइम हैबिटाट फॉर वन हॉर्न्ड राइनो। ठीक है, तो राइनोसोरस भी ओरांग नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसके किस नदी के किनारे है तो ध्यान रखिएगा, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यूपीएससी कैन आस्क सम टाइम क्वेश्चन ऑन दिस कि दिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ध्यान रखिएगा, ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट पेज से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे सेकंड पेज पे कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, श्रीधरन अपॉइंटेड एडवाइजर टू MRTCs इन जम्मू एंड कश्मीर। तो श्रीधरन, हु इज ऑल्सो नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, has been appointed as principal advisor to 2 mass rapid transit systems to be built in Jammu and Srinagar। तो ई श्रीधरन जी को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल एडवाइजर एंड ई श्रीधरन इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। और क्यों बोला जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज ही चेंज द फेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री विथ हिज लीडरशिप फॉर बिल्डिंग द कोंकण रेलवे एंड दिल्ली मेट्रो। तो जो दिल्ली मेट्रो चल रही है उसका जो डिजाइनिंग किया गया था वो ई श्रीधरन द्वारा किया गया था, इसीलिए इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज पे आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, आप भी हमारे साथ न्यूज़ पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। ये एडवर्टोरियल था चाइना की इकोनॉमी के ऊपर, तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और आगे बढ़ते, इस पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम लोगों के लिए। कर्नाटका सेट टू टैप द क्लाउड्स येट अगेन। तो यहाँ पे है क्या, ये जो न्यूज़ है, दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू क्लाउड सीडिंग। तो ध्यान पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्लाउड सीडिंग होती क्या है। तो क्लाउड सीडिंग यूजेस प्लेन्स टू स्प्रे क्लाउड्स विथ केमिकल्स टू कंडेंस स्मॉलर पार्टिकल्स इनटू लार्जर ड्रॉपलेट्स एंड दिस हेल्प्स इन चेंजिंग द अमाउंट एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्लाउड सीडिंग में होता ये है कि यूजिंग केमिकल्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर आयोडाइड क्लाउड्स के ऊपर वो स्प्रे कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या है कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं दे कन्वर्ट इनटू लार्जर ड्रॉपलेट्स एंड दिस लीड्स टू ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसका यूज होता है। अब ये कौन यूज कर रहा है, तो ये जो है वो कर्नाटका गवर्नमेंट यूज है। एंड ये कैसे वर्क करेगा, तो सबसे पहले ये है कि डॉपलर रडार्स 3-4 स्टेट विल कीप एन आई ऑन क्लाउड मूवमेंट्स। तो using Doppler radars, the Karnataka government will keep an eye on cloud movements, and then wherever they will find suitable place that there is not enough rain, they will spray these chemicals and increase the amount of precipitation. यहाँ पे जो एक और न्यूज़ है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वर्षा धारे, तो प्रोजेक्ट वर्षा धारे वॉज अर्लियर यूज्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट इन 2017 फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो ये थी हमारी न्यूज़ क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, क्लाउड सीडिंग कौन से केमिकल्स को यूज़ करके किया जा सकता है। तो केमिकल्स यूज्ड आर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड। कौन सी गवर्नमेंट कर रही है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट कर रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्षा धारे हमने देखा, यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको यूज़ किया था इन 2017 फॉर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। एंड क्लाउड सीडिंग का यूज़ करके यू कैन चेंज द अमाउंट और टाइप ऑफ, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड कर्नाटका गवर्नमेंट इसको क्यों कर रही है, बिकॉज 76 तालुकाज इन द स्टेट आर रीलिंग अंडर ड्रॉट। तो वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा है, कर्नाटका गवर्नमेंट हैज इशूड कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्लाउड सीडिंग। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है नीड टू प्रोटेक्ट बिलीफ्स ऑफ हिंदू सोसाइटी, आरएसएस हैज सेड। और यहाँ पे जो एक टेम्पल है वो है सबरीमाला टेम्पल, इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला टेम्पल के बारे में ध्यान रखिएगा। इट इज लोकेटेड इन द पेरियार टाइगर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ पाठनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लोकेटेड है सबरीमाला टेम्पल, पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, पेरियार टाइगर रिजर्व इज इन केरला, ठीक है। एंड ये टेम्पल जो है वो किसका है, अयप्पन का। ये टेम्पल है अयप्पन का एंड इट इज लोकेटेड इन द 18 हिल्स। ये ध्यान रखिएगा सबरीमाला टेम्पल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़। इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 6 में, बीजेडी टू फील्ड वुमेन इन 33% लोकसभा सीट्स इन उड़ीसा। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि उड़ीसा में ध्यान रखिएगा देयर आर 21 लोकसभा सीट्स इन उड़ीसा। उड़ीसा की लोकसभा सीट्स कितनी है, 21। कई बार क्या होता है, यूपीएससी क्या करता है कि आपको मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, एंड उनके यहाँ जितनी भी नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स है वो मेंशन कर देगा। तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा हैज 21 लोकसभा सीट्स एंड उड़ीसा असेंबली हैज अर्लियर पास्ड अ रेजोल्यूशन टू प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा असेंबली ने पिछले साल एक रेजोल्यूशन पास किया था डेट वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट असेंबलीज। एंड उसी के बैकग्राउंड में नाउ बीजू जनता दल, दैट इज रूलिंग पार्टी इन उड़ीसा, हैज डिसाइडेड टू फील 33% वुमेन इन लोकसभा सीट्स इन उड़ीसा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये न्यूज़ थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कौन सी न्यूज़ इस पेज में इंपॉर्टेंट है, और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ लेट्स कम टू दिस पेज, व्हेन फार्मा कंपनीज डोंट पे अप पेनल्टीज। तो यहाँ पे जो एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उन्होंने जो पेनाल्टी लगाई थी उसका बहुत कम वो लोग रिकवर कर पाए हैं। सो हियर इज द न्यूज़ दैट ओवर errant pharmaceutical companies charged with overpricing were slapped penalties of rupees 3,152 crore in the past 5 years, but the government was unable to recover even half the amount since 2013-14। तो गवर्नमेंट जो है जितना फाइन लगाया गया था उसका आधा भी अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो न्यूज़ है वो हमारे लिए जीएस पेपर 2 के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहाँ पे रेगुलेटरी बॉडीज मेंशन्ड है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज अ टाइप ऑफ रेगुलेटरी बॉडी। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि ये है क्या।
सबसे पहले किस मिनिस्ट्री के अंदर है, तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आपको हो सकता है क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज किया जाए कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो बिल्कुल उसको करेक्ट नहीं करना है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर एंड कब सेटअप हुई थी, इट वॉज सेटअप इन 1997 एंड इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। पहला फंक्शन है टू फिक्स और रिवाइज द कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स प्राइसेस एंड फॉर्मुलेशंस। दूसरा है एनफोर्स प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन अंडर द ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1915 और 2013। इसके अलावा जो तीसरा फंक्शन जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ है इज टू रिकवर अमाउंट्स ओवर चार्ज बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर द कंट्रोल ड्रग्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स। ठीक है, इसके अलावा इसका चौथा फंक्शन है टू मॉनिटर द प्राइसेस ऑफ डी कंट्रोल ड्रग्स इन ऑर्डर टू कीप देम एट रीजनेबल लेवल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चार इसके फंक्शंस हैं। इसके अलावा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करेंटली फिक्सेस प्राइसेस ऑफ ड्रग्स प्लेस्ड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द डीपीसीओ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन है उसमें किस दवा की कितनी कीमत होगी ये तय कौन करता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। एंड all those medicines that are not under price control their prices can be increased 10% annually। तो इसका मतलब है जो भी मेडिसिन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में है आप उनका प्राइसिंग जो है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से पूछे बिना नहीं बढ़ा सकते हैं, रेस्ट यू कैन इंक्रीज। तो यहाँ पे एक ये न्यूज़ थी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से रिलेटेड एंड फेलियर ऑफ रेगुलेशन कि दे कैन नॉट रिकवर इवन हाफ ऑफ द पेनल्टीज दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये न्यूज़ थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल सेक्शन में आ जाते हैं। तो जो सबसे पहला एडिटोरियल था हमारा इट वॉज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेट है। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कॉमन सेइंग दैट द वे टू दिल्ली गोज फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश सेंड्स 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स टू लोकसभा। ठीक है, तो 80 में जो सांसद 80 सांसद हैं वो उत्तर प्रदेश से चुन करके जाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश बिकम सो मच इंपॉर्टेंट। एंड हियर इन दिस एडिटोरियल दे हैव डिस्कस्ड द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शन। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि समाजवादी पार्टी एंड बहुजन समाजवादी पार्टी अलॉन्ग विथ राष्ट्रीय लोकदल हैज एंटर्ड इनटू अलायंस एंड कांग्रेस इज रनिंग ऑन इट्स ओन, बीजेपी इज रनिंग ऑन इट्स ओन। एंड editorial also highlights that constituency level issues and national meta narratives hold the key in यूपी। तो कौन से इश्यूज हैं जो उत्तर प्रदेश में मतलब इंपॉर्टेंट हैं? तो एसपी, बीएसपी एंड ऑल द रीजनल पार्टीज वुड वांट दैट द constituency level issues should dominate, while the national parties like BJP and Congress would want that the national issues should dominate so that they can win more seats. So this article was not very much important for us, but here we need to remember that Uttar Pradesh has 80 Lok Sabha seats. तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो लीड आर्टिकल है that is titled as bringing, sorry for the disturbance, bringing politics back in। तो यहाँ पे जो है ये क्यों लिखा गया आर्टिकल? सो देयर वर डिमांड्स बीइंग मेड टू नॉट पॉलिटिसाइज द नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स आफ्टर द पुलवामा अटैक। तो पुलवामा अटैक के बाद क्या हुआ कि लोग ज़्यादातर जो कमेंटेटर्स हैं टीवी पे वो बोल रहे थे कि हमको जो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज देम। But here the author's central argument is that we must bring politics in such matters. He says that we must bring politics in such matters and ask difficult questions to the government of the day. Essentially क्या होता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट या उसके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं कि डोंट पॉलिटिसाइज द मैटर, डोंट पॉलिटिसाइज द मैटर, they what they really mean is that don't ask question to us. But in a democracy it is very important that we ask tough question to the government and hold them अकाउंटेबल। तो यही यहाँ पे ऑथर का सेंट्रल आर्गुमेंट है। एंड ही सेज दैट द पॉलिटिकल सॉल्यूशंस आर बेस्ट आंसर टू द कॉन्फ्लिक्ट। ज़्यादातर टाइम आजकल क्या हो रहा है कि पीपल आर लुकिंग फॉर मिलिट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, बट ऑथर सेज दैट पॉलिटिकल सॉल्यूशंस आर द best answer to conflict. And he says that we need to remember that military does not have superior conflict solving capabilities than politics. तो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखने की जो ऑथर ने बहुत सही बोली है वो ये है कि military does not have superior conflict solving capabilities than politics. Actually politics is the art of negotiating the impossible. तो ये ध्यान रखिएगा, we need to have a political solution for any cause. तो इसलिए यहाँ पे ऑथर ने आर्ग्यू किया है कि we should be looking for political solution to the conflicts. ठीक है, तो ये इसका बेसिक आर्गुमेंट था।
आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड आर्टिकल है आज का, द फ्लॉड यूनिट ऑफ एकेडमिक कोटाज। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये किसके बैकग्राउंड में लिखा गया है, इट वॉज रिटन इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑर्डिनेंस बीइंग ब्रॉट बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट to overturn Allahabad High Court judgment in Vivekanand Tiwari case, in which High Court ruled that department should be made as the unit of reservation instead of university as unit। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवेकानंद तिवारी केस में एक जजमेंट दिया था कि फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन डिपार्टमेंट शुड बी मेड एज यूनिट इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में आप रिजर्वेशन देने की जगह डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन दीजिए कि इस डिपार्टमेंट में इतने SC ST कैंडिडेट होंगे, इतने OBC कैंडिडेट होंगे और इतने जनरल कैंडिडेट होंगे। लेकिन ऑथर ने कहा है कि दिस वुड लीड टू अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC STs एंड OBC एंड ही हैज अप्रिशिएटेड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ब्रिंग द ऑर्डिनेंस। एंड इस ऑर्डिनेंस ला करके नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा जो जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसको ओवरटर्न कर दिया है। एंड नाउ दे हैड अगेन मेड यूनिवर्सिटी एज अ बेसिस फॉर रिजर्वेशन। एंड ऑथर क्यों कह रहे हैं कि मतलब रिजर्वेशन जो है यूनिवर्सिटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उससे क्या है कि SC ST एंड जो OBC कैंडिडेट है उनका रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा घट जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं। तो एक फिगर हम लोग देख लेते हैं। Here it is written, for example, there were 1930 faculty post on May 12, 2017 and अगर BHU में यूनिवर्सिटी एज अ यूनिट होगी तो there would be 289 posts reserved for SCs, 143 for STs and 310 for OBCs। एंड अगर डिपार्टमेंट बेसिस पे रिजर्वेशन होगा देन दिस नंबर वुड गो डाउन टू 119 फॉर SCs, 29 फॉर STs एंड 220 फॉर OBCs। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके लिए जो है वो रिजर्वेशन कम हो जाएगा। तो इसका ऑथर ने अपोज किया, ही हैज अपोज दिस जजमेंट एंड ही सेज दैट आवर यूनिवर्सिटीज शुड बी बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। एंड ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है सोशल डाइवर्सिटी बढ़ेगी। आवर यूनिवर्सिटी शुड बी मोर डाइवर्स सो दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एंड डाइवर्स बैकग्राउंड कम टू द फोर एंड दे आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिवर्सिटीज। तो ये बेसिक था इस आर्टिकल के बारे में। इसके बाद जो हमारा सेकेंड एडिटोरियल इज टाइटल्ड एज रेजोल्यूशन एट लास्ट and it was based on the resolution of SR Steel under newly formed insolvency and bankruptcy court। तो insolvency and bankruptcy court के अंदर SR Steel का जो resolution हुआ है उसके ऊपर ये पूरा editorial था। and this case was very important because it has set many precedents। तो बहुत सारे precedents इस केस ने सेट किए हैं। and this case is also important because it is the largest single recovery of debt अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। तो और इस केस में क्या हुआ है वो देख लेते हैं कि दिस केस हैज क्लैरिफाइड द एलिजिबिलिटी फॉर दोज हु हैव डिफॉल्टेड इन रीपेइंग देयर डेब्ट्स एल्सवेयर टू विट। तो क्या होता था कि जैसे आपकी ये कंपनी फेल हो गई एंड आप जानबूझ करके बैंक्स का लोन नहीं चुका रहे हो और उसके बाद फिर आप उसी का सेम कंपनी के लिए जब डेब्ट रेजोल्यूशन के लिए जा रही है देन यू आर बिडिंग फॉर इट। तो इस केस में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंदर NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने बोला कि ऐसे लोग बिडिंग नहीं कर सकते। तो ये इस केस का एक सिग्निफिकेंस था। एंड दिस केस हैज ऑल्सो लेड टू अ पोजिशन वेयर देयर मतलब टाइम लिमिट इज नॉट बीइंग फॉलोड। तो एडिटोरियल हाईलाइट्स दैट दिस केस टुक 583 days टू रिजॉल्व एज कंपेयर टू 270 days स्टिपुलेटेड इन द कोड। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें 270 days हैव बीन गिवन फॉर रिजॉल्विंग एनी इशू। एंड यहाँ पे जो टाइम लगा है 583 days लगा है तो ये ज़्यादा लगा है। तो एडिटोरियल हैज सजेस्टेड दैट दिस टाइम शुड बी ब्रॉट डाउन। एंड इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, बिकॉज द प्रमोटर्स आर एक्चुअली उसको जो है वो लोग दे आर चैलेंजिंग इट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो एडिटोरियल सजेस्ट दैट दिस टाइम लिमिट नीड्स टू बी एडहेयर टू एंड इट ऑल्सो हाईलाइट द नीड फॉर मोर नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल बेंचेस टू क्लियर द pile up that those cases that are being piled up those needs to be solved by setting up more NCLT benches। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इस ऑपेड पेज में आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। फ्रॉम अ पार्टी टू अ मूवमेंट दैट इज बेसिकली अबाउट रिवाइविंग द कांग्रेस। दोज हु आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स कैन रीड इट बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस एज एन UPSC एस्पिरेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। On page number 10-11 that is related to elections and about the politics of the country, so we can skip it।
इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी आज कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। यहाँ पे बिजनेस में आ जाइए, पेज नंबर 13 पे जो हमारे लिए है, यहाँ पे देयर इज स्टिल रूम फॉर टॉक्स ऑन जीएसपी। तो जीएसपी के बारे में देख लेते हैं, व्हाट इज जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो ये जो है ये यूएस का प्रोग्राम है। जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस प्रोग्राम सेट्स जीरो टैरिफ्स फॉर सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 121 डेवलपिंग कंट्रीज टू फोस्टर देयर ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता था कि जो number of developing countries were allowed to export their products to US at zero tariff, and in 2017 India was the biggest beneficiary of the US generalized system of preference program। and अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है कि दिस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम विल नॉट बी एलिजिबल, नाउ इंडिया विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, एंड ही हैज सेंट दिस रिकमेंडेशन टू यूएस कांग्रेस टू रिमूव इंडिया फ्रॉम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंपैक्ट होंगी, तो केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल्स आर अमंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दैट वर बेनिफिटिंग फ्रॉम द जीएसपी एंड दे विल बी अफेक्टेड बाई दिस रिमूवल ऑफ इंडिया फ्रॉम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम। तो ये इस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम के बारे में था, ध्यान रखिएगा। क्या है, जीएस प्रोग्राम is a program that sets zero tariffs for certain goods from a set of 121 developing countries to foster their trade and economic development। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इस पेज पे एक और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सेबी सीक्स पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी। ठीक है, तो सेबी के बारे में देख लेते हैं कि सेबी क्या है। सेबी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEBI was constituted on 12th April 1988 as an interim administrative body under the Finance Ministry। तो ये ध्यान रखिएगा, SEBI was constituted on 12th April 1988 and 4 years later on 4th April 1992 a notification awarding statutory powers to SEBI was issued under Securities and Exchange Board of India Act 1992। तो Securities and Exchange Board of SEBI कैसी बॉडी है, तो ध्यान रखिएगा स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड इसके जितने भी डिसीजंस हैं, ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 8 अदर मेंबर्स। ठीक है, तो इसके सेबी में कितने मेंबर्स हैं, चेयरमैन एंड 8 अदर मेंबर्स। एंड ये किस तरह की बॉडी है, इट इज अ क्वेसी लेजिस्लेटिव, क्वेसी जुडिशियल एंड क्वेसी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये ध्यान रखिएगा सेबी के बारे में। यहाँ पे जो न्यूज़ थी वो ये थी कि SEBI has sought direct powers to grant immunity in select cases and to impose lesser penalty if an accused agrees to provide assistance against other wrongdoers। तो SEBI चाहता है कि अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि इट कैन ग्रांट इम्यूनिटी टू दोज हु आर असिस्टिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर रॉन्गडूअर्स, वो अब सेबी को भी दी जाए कि अगर कोई उसके साथ कोऑपरेट कर रहा है ये बताने में कि किस किस ने और क्या क्या फाइनेंशियल गड़बड़ियां की हैं, तो वो इम्यूनिटी ग्रांट करने की पावर सेबी को भी होनी चाहिए। ये सेबी ने अभी गवर्नमेंट से डिमांड की है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे एक और न्यूज़ थी, इंडिया आस्क्स सऊदी टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स कहाँ कहाँ बना रहा है। तो 3 जगह ध्यान रखिएगा। इंडिया इज बिल्डिंग 5.33 MT ऑफ इमरजेंसी स्टोरेज दैट इज एनफ टू मीट इट्स ऑयल नीड फॉर 9.5 days इन 3 places, दैट इज फर्स्ट वन इज मैंगलोर एंड पडूर इन कर्नाटका एंड थर्ड वन इज विशाखापट्टनम। तो 3 जगह इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बना रहा है। पहला है मैंगलोर, दूसरा है पडूर, ये दोनों की दोनों जगह कर्नाटका में है, ध्यान रखिएगा आप लोग, एंड तीसरा है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये इसकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके बाद जो इंटरव्यू है वो है डॉक्टर YB रेड्डी का। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन एंड इनकी अभी एक नई बुक आई है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म। तो बुक का नाम ध्यान रखिएगा, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, दैट इज रिटन बाय YB रेड्डी एंड GR रेड्डी। एंड यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट न्यूज़ हाईलाइट की है, वो है वन नेशन वन पॉलिसी सेंटिमेंट is overtaking other models। ठीक है, तो he is saying that one nation one policy initiative is against the cooperative federalism principle। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे इस इंटरव्यू में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि वन नेशन वन पॉलिसी सेंटिमेंट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस पेज में वो है अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स कुड हैव सेव्ड बैंक्स। तो यहाँ पे हम स्विफ्ट के बारे में देख लेते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और ये क्या है, इट इज़ द ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स फाइनेंशियल entities to send and receive information
अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स इन अ सिक्योर स्टैंडर्डाइज एंड रिलायबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह का मैसेजिंग ऐप है जो ग्लोबली चलता है एंड इट अलाउज टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सिक्योर स्टैंडर्डाइज एंड रिलायबल एनवायरनमेंट। एंड बहुत लोगों का मानना है कि पीएनबी का जो फ्रॉड हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक वाला जो फ्रॉड हुआ था, अगर स्विफ्ट रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो होते तो उसको अवॉइड किया जा सकता था। तो ये था स्विफ्ट के बारे में। एंड now it has imposed a penalty on many public sector banks as well as private sector banks for not following the SWIFT guidelines। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इससे रिलेटेड, स्विफ्ट से रिलेटेड। इसके बाद स्पोर्ट्स पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, लास्ट पेज वॉज एडवर्टीजमेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।